आज फिर रह रहकर अरमान के वो कड़वे बोल जहन में गूंजने लगे। जाने से पहले सोच लो रिया, अगर आज तुमने ये दहलीज पार कर ली तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए फिर कभी नहीं खुलेंगे। मैंने अरमान की बातों को अनसुना किया, अपने आंसू पोंछे और उसके घर और उसके जिंदगी से निकल आई। क्या करती, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। अरमान ने शादी से पहले कितने वादे, कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी उसने। कॉलेज में भी सब हमको परफेक्ट कपल कहा करते थे। मुझे आज भी अरमान से वो पहली मुलाकात याद है, जब कॉलेज के पहले दिन ही उससे यूं ही टकरा गई थी। पहली नजर में ही हम दोनों को यह एहसास हो गया था कि हमारा कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर बनेगा, और ऐसा ही हुआ। अरमान मेरा सीनियर था। अक्सर कॉलेज के टाइम पर हम साथ काम करते थे, और इसी दौरान हम दोनों इतने करीब आ गए कि तभी तय कर लिया, अब जिंदगी भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अरे रीचा, तू अब तक यहीं बैठी है, घर नहीं चलना क्या? मेरी दोस्त और कलीग अमिता की आवाज से मेरी तंद्रा भंग हुई और हम दोनों घर के लिए निकल गए। दरअसल घर छोड़ने के बाद मैं उसी कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर नौकरी करने लगी थी, जिसमें कभी मैं और अरमान पढ़ा करते थे। सच कहूं तो मैं यहाँ जॉब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ की हर चीज मुझे अरमान के साथ बिताए चाहत के लम्हों की याद दिलाती थी। यहाँ की हवा भी उसकी यादों की महक से सराबोर थी। कॉलेज के कैंटीन को दूर से निहारती रहती, जहां हमारा प्यार और परवान चढ़ा था। ये क्लासरूम जैसे रूबरू अरमान को मेरे सामने ला खड़ा कर देते थे और मेरी आंखें फिर नम हो जाती। लेकिन मेरे पास यहाँ काम करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। यहाँ जो पैकेज और सुविधाएं मिल रही थी वो अन्य जॉब ऑफर्स से काफी बेहतर थी। और फिर अमिता भी तो यही थी, मेरी और अरमान की करीबी दोस्त। इसके साथ ही कॉलेज की तरफ से ही मुझे घर भी मिल गया था, जो कॉलेज के पास ही था। हालांकि पापा ने मुझे टोका कि मैं उनके पास आ जाऊं, लेकिन मैं फिलहाल खुद को थोड़ा वक्त देना चाहती थी और अपने रिश्ते को भी। खैर, घर लौटकर मैंने चाय बनाई और फिर बीते दिनों में खो गई। अपनी अपनी पढ़ाई और प्रोफेशनल डिग्रीज के बाद हमने घर वालों को भी बता दिया। मेरे घर में तो सभी खुश थे, लेकिन अरमान के घर वालों की तरफ से थोड़ा रूखापन महसूस हुआ था मुझे। क्या बात है अरमान, तुम्हारे पेरेंट्स खुश तो है ना? मैंने अरमान का मन टटोला तो उसने कहा कि सभी खुश हैं, लेकिन उसकी बात में एक हिचक सी महसूस हुई मुझे। तुम मुझे खुलकर बता सकते हो अरमान, कोई परेशानी है क्या? रिचा, मेरे घर वाले थोड़े पारंपरिक ख्यालात के हैं। आई होप कि तुम एडजस्ट कर लोगी, अरमान ने कहा तो मैंने भी हामी भर दी। इसी बीच मुझे जॉब ऑफर आने लगे और अरमान ने भी अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। अरमान, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे अपने ही कॉलेज से जॉब ऑफर आया है, अगले महीने से ज्वाइन करना है। मैं चाहते हुए अरमान से लिपट गई, लेकिन उसने मुझे एक झटके से दूर कर दिया। रिचा, मैंने तुमको बताया था ना कि मेरे घर वाले पारंपरिक ख्यालात के हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी होने वाली बहू घर की दहलीज पार करके नौकरी करने जाए। अरमान की बातें सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ और जॉब करने से कौन सी परंपरा टूटेगी? तुम समझ नहीं रही हो। माँ को यह बात पसंद नहीं आएगी। तुम प्यार करती हो ना मुझसे? मेरे लिए, हम दोनों के लिए क्या इतना नहीं कर सकती? मैं रखूंगा ना तुम्हारा और तुम्हारी जरूरतों का ख्याल। अरमान ऐसे गिड़गिड़ा कर कह रहा था कि मुझे उसकी बातों में बस प्यार ही नजर आया, आने वाले तूफान की आहट नहीं। मैं मान गई। कुछ दिनों बाद हमारी सगाई हुई और शादी की डेट भी फाइनल हो गई। इसी बीच पापा ने मुझे कई बार टोका कि मैं एक बार फिर सोच लूं, कहीं उस परिवार में बंद कर न रह जाऊं। लेकिन मैंने उनको भी समझा दिया कि अरमान सब संभाल लेगा। अपनी नई जिंदगी का सपना और कई खूबसूरत ख्वाहिशों को लेकर मैं अरमान के साथ विदा होकर आ गई। हालांकि मुझे अरमान की मम्मी अभी भी उखड़ी उखड़ी लगी, पर मैंने सोचा कि
शायद उनका स्वभाव ही ऐसा होगा। मुझे इतनी जल्दी किसी को जज नहीं करना चाहिए। अरमान के साथ शुरुआती दिन रात ऐसे कटे कि बाकी बातों पर ध्यान नहीं गया। पर एक दिन मैं किचन में जा ही रही थी कि अरमान और मम्मी जी की बातें मेरे कानों में पड़ी। देख अरमान, तेरी खुशी के लिए मैं इस शादी के लिए तैयार हुई थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। तुझे कहा था ना कि रिचा से बात कर, तेरे नए बिजनेस सेटअप के लिए उसके पापा थोड़ी मदद तो कर ही सकते हैं। एक तो इतने कंजूस निकले वो लोग कि अपनी खुशी से बेटी दामाद को ना कोई महंगा तोहफा दिया और ना ही कुछ और। माँ, ऐसी बात नहीं है। वो लोग दहेज जैसी प्रथा के सख्त खिलाफ हैं और वो बेटा बेटी को एक समान मानते हैं। रिचा ने आपके लिए बाहर काम ना करके खुशी खुशी हाउसवाइफ बनना स्वीकार किया ना, तो आप भी उसके गुणों को देखिए। अरमान की बातों से मुझे तसल्ली हुई और मैं मम्मी जी का हाथ बटाने किचन में चली गई। हालांकि मम्मी जी मुझसे ज्यादा खुश कभी नहीं थी। खैर, शाम को अरमान जब घर आए तो मैंने यूं ही पूछ लिया कि हमने अब तक अपना हनीमून प्लान नहीं किया। अरमान बोले, रिचा, हमारे यहाँ इसकी परंपरा नहीं है और सबसे बड़ी बात की माँ को अच्छा नहीं लगेगा। बड़े भैया भाभी भी कभी भी हनीमून पर नहीं गए। तुमको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही अरमान ने मुझे टोक दिया। प्लीज यार, मेरी खातिर, हमारे प्यार की खातिर। इसी बीच पापा मुझसे मिलने आए और मुझे और अरमान को उन्होंने हनीमून पैकेज गिफ्ट किया। बेटा, शादी को काफी टाइम हो गया और तुम लोग हनीमून के लिए भी कहीं नहीं गए और रिचा का स्विट्जरलैंड जाने का मन था, तो तुम दोनों हो आओ। खैर, पापा तो चले गए, लेकिन अरमान असमंजस में थी। इतने में ही मम्मी जी कमरे में आई तो अरमान ने उन्हें मेरे पापा के गिफ्ट के बारे में बताया। मम्मी जी नाराज होकर बोली, इतनी फिजूल खर्ची के लिए पैसे हैं, लेकिन अपने दामाद के नए बिजनेस के लिए कुछ नहीं है उनके पास। अब जाओ, हनीमून की तैयारी करो। इतना बोलकर वो चली गई। अरमान काफी हैरान थे कि मम्मी जी मान कैसे गई, लेकिन अगले ही दिन पापा जी की तबीयत बिगड़ गई और हमने हनीमून कैंसिल कर दिया। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, लेकिन मैं अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रही थी। न नई नई शादी का उत्साह कभी महसूस हुआ और न ही नए रिश्तों में गर्माहट और आत्मीयता का एहसास हुआ। हाँ, एक बदलाव जरूर आया था मम्मी जी में कि अब वो मुझसे बहुत ज्यादा उखड़ी उखड़ी नहीं रहती थी, क्योंकि मेरे पापा ने अरमान के बिजनेस सेटअप के लिए काफी आर्थिक मदद की थी। हालांकि अरमान इसके खिलाफ थे, लेकिन मैंने ही उन्हें समझाया कि इससे मम्मी जी मुझे दिल से अपना लेंगी। मैंने अरमान से कहा कि कुछ दिनों के लिए मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, लेकिन उसने वहीं राग आलापा कि माँ कहीं नाराज ना हो जाए। अरमान, तुमने शादी से पहले कहा था कि तुम्हारा परिवार पारंपरिक ख्यालात का है, लेकिन पारंपरिक और तकियानुशी में फर्क होता है। मैं अपनी जिंदगी मम्मी जी की तकियानुशी सोच के हिसाब से कब तक जीती रहूंगी। मैंने थोड़ा गुस्से में कहा, रिचा, ये मत भूलो कि तुम मेरी माँ के बारे में बात कर रही हो। वो बड़ी हैं, उनका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरमान भी बिफर पड़े। आज पहली बार हम दोनों में इस तरह की बहस हुई, पर गुस्सा शांत होने पर अरमान ने कहा, मुझे माफ कर दो, तुम गलत नहीं हो। मैं माँ से बात करूंगा। तुम कुछ दिन रह आना अपने पेरेंट्स के साथ। अगली ही शाम अरमान मुझे मेरे मायके छोड़ आए। मुझे ऐसे बुझा बुझा देखकर मम्मी पापा थोड़े चिंतित हुए। उनके पूछने पर मैंने सब बता दिया तो पापा बोले, मैंने तो तुझे पहले ही आगाह किया था। तू बेहद खुले माहौल में पली बड़ी है। जाहिर है अरमान के घर में तुझे घुटन ही महसूस होगी। खैर, अब क्या सोचा है तूने? बस ऐसे ही वक्त काटेगी या जिंदगी को जिएगी भी? आप क्या कहना चाहते हैं पापा? मैंने पूछा तो वो बोले, तेरी सास उम्र और रिश्ते में बड़ी हैं, उनका अपमान करने को नहीं कह रहा, लेकिन तू तो अपनी खुशियों का रास्ता बना। अगर बाहर जॉब करने नहीं जा सकती तो घर से कुछ कर, पार्ट टाइम कर, ट्यूशन ले सकती है बच्चों के। अरमान काम में बिजी रहता है तो तू अपनी सहेलियों के साथ थोड़ा घूम फिर, लंच डिनर पार्टी कर। ये वक्त वापस नहीं आएगा बेटा, तू मर मर के मत जी।
मैं यकायक जोर जोर से हंस पड़ी। पापा हैरानी से मुझे देखते रहे। तब मैंने उनको कहा, जो मम्मी जी हनीमून के खिलाफ है, मेरे ही पति के साथ मुझे बाहर जाने के लिए इतना रोक टोक करती हैं, वो मुझे दोस्तों के साथ पार्टी करने देंगी? पापा आप भी ना। यह कहते कहते मैं फपक पड़ी। पापा ने मुझे सीने से लगा लिया। फिर बस इतना ही कहा, मेरी बहादुर बेटी। मायके में कुछ दिन बिताने के बाद मैं खुद ही घर वापस आ गई। अरमान मुझे देखते ही खुशी से खिल उठे। मुझे फोन कर देती तो मैं तुम्हें लेने आ जाता, अरमान बोले। पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। रिचा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अरमान ने पूछा तो मैंने कहा, मुझसे अब और एडजस्ट नहीं होगा। बस एक जॉब और थोड़ी सी छूट, थोड़ा स्पेस, थोड़ी आजादी और वक्त खुद के लिए। बस यही तो चाहती हूं मैं। देखो रिचा, मम्मी भी अब थोड़ी नर्म पड़ी हैं। अगर हम उनको एक पोता दे देंगे तो वो और बदल जाएंगी। खुद मम्मी भी चाहती है कि वो जल्द ही दादी बने। अरमान ने अपनी बात रखी तो मैं बिफर पड़ी। मैं फिलहाल तैयार नहीं हूँ। बच्चे के लिए तन और मन दोनों स्वस्थ होने चाहिए। और ये पोता पोता क्या लगा रखा है? तुम जानते हो, मुझे इस तरह का भेदभाव पसंद नहीं। और जहां तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम भी ऐसी सोच नहीं रखते थे। सॉरी रिचा, वो बस मैं फ्लो में कह गया था। तुम ले लो अपना वक्त सोचने के लिए, अरमान ने कहा। उस रात मैं सो नहीं पाई। बहुत से ख्याल आ रहे थे और फिर मैंने निश्चय किया अपने मन की सारी आशंकाओं और इस घुटन को दूर करने का। सुबह होते ही मैं मम्मी जी के पास गई। मम्मी जी, मैंने एक निर्णय लिया है अपने लिए। मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, चाहे पार्ट टाइम ही सही या फिर घर में से ही कोई काम। यही आपको बताना था। मम्मी जी कुछ नहीं बोली और उनकी खामोशी मुझे बेहद परेशान कर रही थी। शाम को अरमान गुस्से में मेरे कमरे में आए और आते ही मुझ पर बरस पड़े। तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि इस घर के निर्णय भी लेने लगी। मम्मी पापा घर के बड़े हैं और उनसे बदतमीजी इस घर में नहीं चलेगी। अरमान, सबसे पहले तो इस लहजे में बात मत करो। दूसरी बात, मैंने इस घर को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया। मैंने अपने लिए एक निर्णय लिया है और मुझे लगता है कि मेरी खुद की लाइफ पर इतना हक तो मुझे भी है कि मैं अपने बारे में और अपनी खुशियों के बारे में कुछ सोच सकूं। मैंने दृढ़ता से कहा। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें खुश नहीं रखता? इस घर में तुम दुखी हो? अरमान काफी गुस्से में थे। हाँ, मैं खुश नहीं हूँ। मुझे ऐसे घुट घुट के और नहीं जीना। मैंने भी साफ साफ अपनी बात रखी। देखो रिचा, यहाँ माँ हमारी फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही है और वो भी तो हमारी खुशी ही चाहती हैं। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। अरमान ने अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करते हुए कहा। अरमान, मैं अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ। ये बात तुम साफ साफ समझ लो और मम्मी जो को भी समझा दो। मैंने भी आज ठान लिया था कि पीछे नहीं हटूंगी। इस तेवर के साथ माँ मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगी और मैं भी नहीं। अरमान का गुस्सा फिर भड़क गया और वो कमरे से बाहर चले गए। अगली सुबह मैंने अपना सामान पैक किया और घर छोड़ने का फैसला ले लिया। पीछे से अरमान की आवाज गूंजी। जाने से पहले सोच लो रिचा, अगर आज तुमने ये दहलीज पार कर ली तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए फिर कभी नहीं खुलेंगे। लेकिन मैंने दहलीज भी पार की और प्यार के नाम पर बंधी हुई वो भावनाओं की बेड़ियां भी तोड़ी। लेकिन रह रहकर मोहब्बत के वो पल ठहरे हुए मन को फिर से बेचैन कर देते हैं। क्या अरमान को कभी मेरी याद नहीं आई? ये कैसा प्यार था उसका, जिसके नाम मैंने अपनी पूरी जिंदगी कर दी थी और उसने मेरी छोटी सी बात भी समझने की कोशिश नहीं की। सोचते सोचते आंख लग गई। अगली सुबह मैं चाय पी रही थी। वैसे भी संडे का दिन था तो फुर्सत थी। इतने में ही डोरबेल बजी। दरवाजा खोलते ही देखा तो यकीन नहीं हुआ। सामने अरमान था। मेरी आंखों में अलग ही चमक आ गई थी। अंदर आ जाऊं? अरमान ने कहा तो मैंने खुद को संभाला। हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है? रिचा, मैं जो भी कह रहा हूँ
उसे ध्यान से और शांत मन से सुनो। मैंने बहुत सोचा हम दोनों के बारे में, और मुझे भी अब यह बात समझ में आ गई है कि हमारे बीच प्यार भले ही था, पर कंपैटिबिलिटी नहीं। हमारी परवरिश और घर के माहौल में काफी फर्क है। यह बात मेरी माँ ने और तुम्हारे पापा ने शादी से पहले हमको समझाने की कोशिश की थी, पर उस वक्त हम प्यार में इतने डूबे हुए थे कि हमें प्रैक्टिकल बातें और सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे रास्ते अलग हैं। इसलिए मैं ये डिवोर्स पेपर लाया हूँ। तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। जो तुम्हें ठीक लगे तुम वही करो। लेकिन हाँ, मैं अब मूव ऑन करना चाहता हूँ। मम्मी ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की है, काफी पारंपरिक है, और उसे दहलीज के पार जाने का कोई जुनून भी नहीं। अरमान उठकर जाने लगे तो मैंने कहा, रुको जरा, मैंने पेपर साइन कर दिए हैं, लेते जाओ। और हाँ, एक बात अपने जहन में बैठा लो कि दहलीज के पार जाना बगावत या जुनून नहीं, हिम्मत होती है, जो हर किसी के बस की बात नहीं। सच्चे प्यार और पत्नी को बराबरी के दर्जे की बड़ी बड़ी बातें तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जब निभाने की बात आती है तो अक्सर खुद की मर्दानगी पर गुमान करने वाले ही सबसे बड़े नामर्द निकलते हैं। गुड बाय मिस्टर आयन, और थैंक यू मुझे मुक्त करने के लिए। आज वाकई खुद को बेहद हल्का महसूस कर रही थी, जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतर गया हो। मैंने झट से पापा को फोन किया और चहक कर बोली, पापा, दिल से शुक्रिया। आपने जो रास्ता दिखाया था वो सही था, और आज अपने निर्णय पर मुझे कोई अफसोस नहीं। मैं घर आ रही हूँ, क्योंकि नई जिंदगी मेरी तरफ बाहें फैलाई खड़ी है।